आदर्श विद्वान मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। 3 क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया था। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण संबंधी प्रक्रिया शामिल है। उन चीज़ों को द्वितीय क्षेत्र में लिया गया। और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो अन्य सहायक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे परिवहन करना, बीमा की व्यवस्था, भंडारण व्यवस्था, उस सबको तृतीय क्षेत्र में लिया गया। और तृतीय क्षेत्र को हमने नाम दिया था सेवा क्षेत्र। आज हम अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन के बारे में जानकारी देंगे। ऐतिहासिक परिवर्तन, किस प्रकार से ऐतिहासिक परिवर्तन आया है उस परिवर्तन के बारे में हम जानकारी देंगे। शुरुआत की अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था, अर्थात देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। वही सबसे महत्वपूर्ण था। सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान था। रोजगार में भी ज़्यादातर लोग इस प्राथमिक क्षेत्र में ही लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे कृषि प्रणाली में परिवर्तन आया। कृषि प्रणाली में मशीनों का प्रयोग होने लगा, उत्पादन में वृद्धि होने लगी, और इन सब वृद्धि होने के कारण लोगों की आय बढ़ी। और आय बढ़ने से कृषि के साथ साथ लोग अन्य कार्यों में भी लगने लगे। अन्य कार्यों की ओर उन लोगों का प्रस्ताव होने लगा, बढ़ने लगा। शिल्पी और व्यापारियों की संख्या बढ़ी, और उनकी संख्या बढ़ने से क्रय विक्रय में वृद्धि हुई, अर्थात व्यापार में वृद्धि हुई। जब व्यापार बढ़ा तो परिवहन बढ़ा, परिवहन बढ़ा तो प्रशासनिक यानी उनकी देख रेख व्यवस्था करने के लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। सुरक्षा व्यवस्था के सैनिक कार्यों में लोग जाने लगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में गमन हुआ प्राथमिक क्षेत्र से। फिर भी उत्पादन और रोजगार में सबसे आगे प्राथमिक क्षेत्र। इतना होने के बावजूद भी प्राथमिक क्षेत्र का महत्व कम नहीं था। यह उत्पादन की दृष्टि से भी सर्वाधिक लोगों को उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन करता था, और रोजगार में भी सबसे ज्यादा लोग इसी प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थे। इस प्रकार की स्थिति। उसके बाद विनिर्माण प्रणाली के द्वारा यानी नए नए आविष्कार हुए, मशीनों का आविष्कार हुआ, कारखाने खुले, फैक्ट्रियां खुली और विनिर्माण कार्य होने लगा। विनिर्माण कार्य के प्रचलन से कारखाने बढ़े, और कारखाने बढ़े तो उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन सस्ता होने लगा, और सस्ता जब उत्पादन होने लगा तो लोगों उसका विक्रय बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई। और इस प्रकार विनिर्माण के कारण जो खेती में लगे हुए लोग थे वो अनेक लोग कारखानों की ओर पलायन करने लगे। रोजगार की दृष्टि से कारखानों की ओर वो जाने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तु होने लगी। वस्तुओं का उपयोग होने के कारण रोजगार की दृष्टि से अब प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ द्वितीय क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि कारखानों में लोग काम करने लगे, फैक्ट्रियों की ओर आने लगे। कृषि छोड़कर दूसरे क्षेत्र में भी लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और पिछले 100 वर्षों में ऐसी स्थिति आई कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का लगातार विस्तार होता चला। प्राथमिक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में लोगों का विस्तार होता चला गया, विस्तार होता चला गया। कुल उत्पादन में सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा। तीसरा क्षेत्र जो हमने पढ़ा था सेवा क्षेत्र, जिसमें उत्पादन नहीं होता लेकिन उत्पादन में सहयोग करने वाली गतिविधियां होती हैं, जैसे परिवहन, बीमा, बैंकिंग, उसका महत्व बढ़ता चला गया। ज्यादातर श्रमिक सेवा क्षेत्र में नियोजित हुए। द्वितीय क्षेत्र की बजाय ज्यादातर श्रमिक लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हुए। विकसित देशों की स्थिति, जो भी विकसित, हमारा भारत जैसे विकसित देश, उन देशों की स्थिति थी उत्पादन में सेवा क्षेत्र का लगातार महत्व बढ़ा। अधिकांश श्रमिक लोग अर्थात श्रमजीवी लोग जो श्रम पर जीवित रहने वाले थे वो सेवा क्षेत्र की ओर नियोजित होने लगे। इसी प्रकार फिर अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा, परंतु तृतीय जो क्षेत्र था अर्थात सेवा का जो क्षेत्र था उस सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई। सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक बदलाव आया, सर्वाधिक परिवर्तन आया। भारत में भी प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिष्ठापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा।
यानी उत्पादन में योगदान देने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र बना तृतीय क्षेत्र। ये भारत की स्थिति है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थात जीडीपी में देश की सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद में तीनों ही क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ी। तीनों ही क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र हो, चाहे तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो, तीनों की हिस्सेदारी में लगातार परिवर्तन आया। तीनों की हिस्सेदारी बढ़ती रही, परिवर्तन आता रहा, परंतु रोजगार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। जो रोजगार में परिवर्तन होना चाहिए था, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में ज्यादा रोजगार में लोग जाने चाहिए थे, वो परिवर्तन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो सही, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी आधे श्रमिक, आधे से ज्यादा लोग आज भी प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जबकि इतना परिवर्तन होने के बाद अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ना चाहिए, परंतु रोजगार में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के, रोजगार को बढ़ावा देने के कोई प्रयास नहीं हुए, इसलिए रोजगार की दृष्टि से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पीछे था। आज भी आधे श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान मात्र 15% है। यानी मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या आधे से ज्यादा आज भी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कृषि और सहायक क्षेत्र में काम करते हैं, परंतु देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान मात्र 15%। आधे लोग योगदान मात्र 15%, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में 85% योगदान है। यानी देश की आय का 85% प्राथमिक व द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से आता है, परंतु उसमें रोजगार केवल 50% उत्पादन, 85% योगदान उत्पादन में, रोजगार केवल 50% को मिलता है। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र का लगातार महत्व बढ़ता जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन था वो परिवर्तन अपन ने इसमें समझने का प्रयास किया है। अब हम इस परिवर्तन के बाद आगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, थोड़ी बहुत सी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से ज्यादा विकसित माना जाता है। अर्थात जिन देशों की आय अधिक है वहां आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध होती है, आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने में वो अधिक सक्षम होते हैं, परंतु जिनमें आय कम होती है वहाँ कम राशि, कम वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं और उनका जीवन उनकी बजाय कम सुविधाजनक होता है। और विभिन्न राष्ट्रों के बीच जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए जनसंख्या के आधार पर यानी कुल आय के आधार पर यह तय किया जाए कि कौन सा देश अधिक विकसित है, कौन सा अधिक विकसित नहीं है, तो ये बेमानी होगा, ये उपयुक्त माप नहीं होगा। इसलिए इससे बचने के लिए प्रति व्यक्ति आय का आधार बनाया गया। प्रति व्यक्ति आय के बारे में अपने पहले अध्ययन किया, अर्थात देश की कुल आय में वह की जनसंख्या का भाग देने पर औसत प्रति व्यक्ति आय होती है। उस औसत प्रति व्यक्ति आय से इसका तुलना की जा सकती है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा अधिक कम विकसित है। इसकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जो लगातार वृद्धि होती रहती है वह वृद्धि ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। यह सामान्य अर्थ में आर्थिक वृद्धि का अर्थ लिया गया, आर्थिक वृद्धि बराबर राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में होने वाला परिवर्तन, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि, इसका नाम दिया गया, इसको कहा गया आर्थिक। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा गया, इसे आर्थिक वृद्धि नाम दिया गया। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक देश के
विकास के स्तर को और कल्याण को मापने का एक उपयोगी मापदंड तो है, परंतु ये पर्याप्त मापदंड नहीं है। आय भी अच्छी हो, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी हो, लेकिन लोगों का जीवन स्तर, वहाँ के सामाजिक स्थिति, वहाँ का वातावरण, ये सब भी उसके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए इसको उपयोगी माना तो जाता है, लेकिन पर्याप्त माप नहीं माना जाता। जब हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखते हैं, व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है व्यक्ति केवल आय नहीं चाहता, बढ़िया इनकम हो जाए, वो ऐसा ही नहीं चाहता। आय के साथ साथ में चाहता है दूसरे उसका आदर करें, समानता का उसके साथ व्यवहार हो और स्वतंत्रता से वो रह सके, अर्थात कोई स्वतंत्रता में दखल देने वाला ना हो। पैसे के साथ साथ अन्य सुविधाएं, सामाजिक स्तर, जीवन स्तर, रहन सहन का स्तर, उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार, उस सब व्यवहार को अच्छा चाहता है। इस प्रकार राष्ट्र के विकास के लिए केवल आय ही महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। विकसित सामाजिक संरचना और अच्छे पर्यावरण को सिर्फ पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। कि विकसित सामाजिक पर्यावरण मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, शुद्ध वातावरण मिल जाए, केवल पैसा देकर के कोई व्यक्ति शुद्ध वातावरण को नहीं खरीद सकता। इसलिए शुद्ध वातावरण करने के लिए देश की आय में वृद्धि होगी। पहले ही माना जाता था जब देश की आय बढ़ेगी तो वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, लोग पैसे के बल पर उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब ये जांचने पर, अनुभव होने पर ये पता लगा है कि आय अधिक होने पर भी लोगों का जीवन स्तर श्रेष्ठ नहीं बन सकता, उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। यह माना जाने लगा केवल आर्थिक वृद्धि ही प्रमुख ध्येय नहीं है। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों के सामाजिक, राजनीतिक जीवन के सभी आयाम, जीवन जीने के जितने भी आयाम हैं, जीवन जीने के जितने भी लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को वे व्यक्ति पूरा कर सके। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन में गुणवत्ता युक्त परिवर्तन आए, जीवन में गुणवत्ता आए, अर्थात उसे उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका सामाजिक वातावरण, इन सब में परिवर्तन आए तो सकारात्मक परिवर्तन आए। इस प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहते हैं। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर है। आर्थिक वृद्धि में केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के आधार पर आर्थिक वृद्धि आकलन किया जाता है कि देश आर्थिक रूप से वृद्धि कर रहा है। और आर्थिक विकास, इसमें आर्थिक विकास में एक बिंदु सब परिवर्तन आता है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और जीवन के जितने भी आयाम हैं, उन आयामों में सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। यानी इसकी परिभाषा एक रूप से लिख दें तो की जाता है आर्थिक विकास। दूसरा बिंदु है इस आर्थिक विकास में अंतर है, बिना आर्थिक वृद्धि के आर्थिक विकास संभव नहीं है। और आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, इसकी परिभाषा आ जाएगी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण आयाम जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयामों में सकारात्मक परिवर्तन आर्थिक विकास है। तो एक दूसरे का पूरक है दोनों, परंतु दोनों में अर्थ दोनों का अलग अलग है। यह हमारे समझ में आना चाहिए। आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि, और आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि के साथ व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण आयामों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में सकारात्मक